अभी तक हमने ये देखा चैप्टर 1 में कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का असर क्या होगा ऑन ए मूविंग चार्ज, ऑन ए करंट एंड ऑन ए करंट लूप। इस चैप्टर में वी विल डिस्कस कि एक मूविंग चार्ज या एक करंट खुद कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। हमें मालूम है कि किसी चार्ज Q के ऊपर अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस चार्ज Q के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E एक्सटर्नल। चार्ज Q चाहे रेस्ट पर हो चाहे वो मूव कर रहा है, उसके ऊपर हमेशा इतना फोर्स लगेगा। लेकिन अगर चार्ज Q मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तभी इसके ऊपर फोर्स लगेगा। एंड दिस फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B एक्सटर्नल। यहाँ पे B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक मूविंग चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी जस्ट एज एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है। फर्दर हमें यह भी मालूम है कि एक चार्ज Q खुद की ओन इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा हर पॉइंट पे स्पेस में। EQ is the electric field of charge Q. तो just as इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज Q के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही थी और मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज Q खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर रहा है। जस्ट ऑन द पैरेलल एनालॉजी can we say कि will a moving charge also produce its own magnetic field? खुद की own magnetic field create करेगा एक moving charge? The answer is yes. It is found that कि moving charges produce magnetic field और इन्हीं moving charges को हम क्या बोलते हैं? Current. Thus we can say a current produce magnetic field at every point in space और इस magnetic field की एक डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड होगा। दस अगर एक चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी से तो किसी पॉइंट पर नियर बाय एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, उसके अलावा अब इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगी। तो ए मूविंग चार्ज आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। नाउ क्वेश्चन इज हाउ डू वी फाइंड दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट। हमारे पास दो लॉस हैं, एक है बायोट-सावर्त लॉ which is equivalent to Coulomb's law in electrostatics. The second is Ampere's law, which is a fundamental equation which is equivalent to Gauss's law in electrostatics. इन दो लॉ की मदद से we have to find ways to find magnetic field produced by infinitely straight wire at any point. एक infinite wire है तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक फाइनाइट स्ट्रेट वायर, एक फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक सर्कुलर लूप एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक सर्कुलर लूप है तो उसके किसी भी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी अगर सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रही है। सोलिनॉइड, टॉरॉइड के वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और एक इनफाइनाइट शीट ऑफ वायर कैरिंग करंट है, एक इनफाइनाइट शीट है जिसमें करंट फ्लो कर रही है तो उसकी वजह से स्पेस में किसी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये हमारा चैप्टर 2 का कंटेंट है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। उसके अलावा विल आल्सो डिस्कस वन मोर टॉपिक दैट इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू वायर्स कैरिंग करंट। तो अगर दो वायर्स में करंट फ्लो कर रही है तो वी विल सी कि या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दिस इज आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। So first of all, the first topic is Biot-Savart law. We'll discuss this. This is equivalent to Coulomb's law in electrostatics. हमें मालूम है कि current in a wire produce magnetic field. This is what is observed experimentally at every point in space. अगर किसी जगह से एक करंट फ्लो कर रही है किसी वायर में तो उसकी वजह से इट विल बी ऑब्जर्व कि स्पेस के हर पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। वो वायर जिसमें करंट फ्लो कर रही है कुड बी
वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन में. द वायर कुड बी इन टू डायमेंशन इट कुड बी ए लूप लाइक दिस, सर्कुलर लूप और स्क्वायर लूप और एनी लूप. और द वायर कुड बी इन थ्री डायमेंशन, फॉर इंस्टेंस ए सोलेनॉइड. इन सब के वजह से स्पेस में हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी. हमें इन सारे केसेस को डिस्कस करना पड़ेगा. सो फंडामेंटल क्वेश्चन इज कि आखिर वायर में क्या है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है. व्हाट इन ए वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड? द आंसर इज मूविंग चार्ज. उसमें चार्ज मूव कर रहा है, हमें मालूम है, एंड इट इज दिस मूविंग चार्ज विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन चार्ज किसी वायर में हर पॉइंट पर मूव कर रहा है, but charges are moving at every point in current. Therefore, every point of wire produce some magnetic field at every point in space. तो उस वायर का हर हिस्सा स्पेस के हर पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा. सो फॉर इंस्टेंस अगर एक वायर है, इस वायर के वजह से स्पेस के हर पॉइंट पे 1, 2, 3 पॉइंट पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी. हमें एक ऐसा तरीका निकालना है जिस तरीके से हम इन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लें. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी. सो वी हैव टू फाइंड अ मेथड टू गेट मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट 1, 2, 3 बोथ. हमें उसका मैग्नीट्यूड भी जानना है और उसकी डायरेक्शन भी जाननी है. हम फिलहाल के लिए सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस करते हैं. फोकस ओनली ऑन वन पॉइंट. पॉइंट 1 पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर की वजह से इज प्रोड्यूस बाय एवरी पोर्शन ऑफ वायर. इस वायर के हर पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. अगर हम एक ऐसा तरीका फाइंड कर लें जिससे हम एक स्मॉल पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड निकाल दें, किसी भी स्मॉल पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड निकाल दें. इफ वी कैन फाइंड B at 1 ड्यू टू स्मॉल पोर्शन dl, we can add all such dB to get total B. अगर हम किसी तरीके से इस एलिमेंट के वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लें और फिर ऐसे सारे एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके ऐड कर दें, तो हमें एक तरीका मिल जाएगा जिसकी मदद से हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे. हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, ऐसी सारी मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम करना पड़ेगा. Biot-Savart's law gives us a method to find dB because of every and any dl. इस वायर एलिमेंट के किसी भी dl के वजह से अगर मुझे स्पेस के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो द मेथड इज Biot-Savart's law. So what is Biot-Savart's law? Let us say again एक वायर एलिमेंट है. It could be in 1 dimension, 2 dimension और 3 dimension. इस वायर में जिसमें करंट I फ्लो कर रही है, इसका हमने एक इन्फिनाइटली स्मॉल लेंथ dl लिया और हमें इस इन्फिनाइटली स्मॉल लेंथ dl की वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. वी कुड हैव टेकन दिस dl एट एनी पॉइंट. इस dl से इस पॉइंट P की दूरी r वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है. हमें इस dl की वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हमें इस dl से इस पॉइंट P की दूरी फाइंड करनी पड़ेगी. dl इज इनफिनाइटली स्मॉल लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ I. dl की डायरेक्शन मिलेंगे इन डायरेक्शन ऑफ I. r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट टेकन फ्रॉम द एलिमेंट टू P. हम r वेक्टर कहां से लेंगे, हम पॉइंट P से यहां नहीं लेंगे, बल्कि हम dl से इस पॉइंट P पर इस r वेक्टर को लेंगे. Biot-Savart's law says that कि इस dl एलिमेंट के वजह से इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी that will be given by nu naught upon 4 pi into I into dl cross r upon r cube. काफी लंबा और it appears to be complex फॉर्मूला है. Let us see इस फॉर्मूले में क्या है. सबसे पहले nu naught upon 4 pi एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू आती है 10 to the power of -7. Nu naught is called as permeability of free space. This is equal to 4 pi into 10 to the power of -7 in SI units. तो nu naught upon 4 pi कितना हो जाएगा, सिंपली 10 to the power of -7. I इस एलिमेंट में करंट है. What is dl क्रॉस r वेक्टर? dl क्रॉस r वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा,
dl इंटू आर इंटू साइन थीटा, जहां पर साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा dl और r वेक्टर के बीच में इस पॉइंट पर ये एलिमेंट है। हर dl से, इस dl से जो एंगल होगा वो अलग होगा इस r का, इस dl से जो एंगल होगा इस r का वो अलग होगा। dl क्रॉस r इज इक्वल टू dl इंटू आर इंटू साइन थीटा मैग्नीट्यूड में, और एट द सेम टाइम dl क्रॉस r एक वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, dl से r की तरफ मूव करते हुए हम राइट हैंड की फिंगर्स को मूव करेंगे, जिस डायरेक्शन में थंब होगी उस डायरेक्शन में dl क्रॉस r की डायरेक्शन होगी। dl क्रॉस r डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय dl एंड r। तो किसी भी पॉइंट पे जो dl और r इन दो वेक्टर्स की वजह से प्लेन बनना है उसके परपेंडिकुलर होगी dl क्रॉस r की डायरेक्शन, एंड दिस विल फाइंड बाय द राइट हैंड रूल। Thus dv is equal to nu naught upon 4 pi into I dl into r into sin theta upon r cube, एक r कैंसिल हो गया, and therefore we can say dv is equal to nu naught upon 4 pi into I into dl sin theta upon r square। ये dv का मैग्नीट्यूड आ गया। db की डायरेक्शन क्या होगी, वही डायरेक्शन होगी जो कि dl क्रॉस r की डायरेक्शन होगी, एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय dl एंड r which we are going to find from the right hand rule। db will be perpendicular to dl and r plane। This is what the Biot-Savart's law is। thus अगर हमें एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से db मिल गया तो हम इस पॉइंट पे कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड सारे एलिमेंट की वजह से निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सारे dB को ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। dB की वैल्यू कितनी थी, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। इस इंटीग्रेशन में न्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई कॉन्स्टेंट होंगे, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन के अंदर का टर्म आ जाएगा dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक चीज को बस छोटी सी ध्यान में रखना है, वो ये कि इंटीग्रेशन इज एन एल्जेब्रिक एडिशन, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। dB इज ए वेक्टर विच रिक्वायर्स वेक्टर एडिशन। देयरफॉर जब भी आपको किसी वेक्टर को इंटीग्रेट करना है तो आपको पहले उस वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन individually add the components in algebraic integration form। Always break dB into components before integrating, and then you can integrate the components, you can add the components simply by algebraic addition।